किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है हिमांशु जोशी की लिखी हुई इस बार फिर बर्फ गिरी तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इस बार फिर बर्फ गिरी तो जीना दूभर हो आया। चारों ओर जहां तक दृष्टि जाती बर्फ ही बर्फ, पेड़ पौधों पर बर्फ, खेत खलिहानों पर बर्फ, सामने का वो सारा पहाड़ जैसे एक ही रात में सारा का सारा सफेद हो आया हो, सफेद चादर की तरह। नदी के किनारे जम गए हैं, बीच में केवल एक धारा है, काई लगे पत्थरों से टकराती, छलछलाती। जाड़ों में धूप निकलने पर कभी कभी यहां से धुआं सा उभरता है आकाश की ओर, जिसे कुहासा भी कहा जा सकता है। यही कुहासा वर्षों से उसकी आंखों पर छा गया है, इसलिए उसे सब धुंधला धुंधला दिखता है। हर तरफ सफेद झीनी चादर सी, कभी कभी जो पारदर्शी भी हो आती है, प्रकाश जब कुछ अधिक होता है। उसे लगता है अब प्रकाश भी कहीं धुंधला सा गया है। दिन भी उसे दिन के जैसा एहसास नहीं देता, रातें भी रात जैसी नहीं लगती। एक धुंधला सा सैलाब है, सैलाब ही सैलाब। उसमें उसकी क्षीण काया डूबती उतराती बहती चली जा रही है। उसने परिस्थितियों के साथ जूझना अब छोड़ दिया है, अपने हाथ पांव शिथिल छोड़ दिए हैं। विवश भाव से वो नदी की तरह बह रही है, बहती चली जा रही है। किधर, कहां, उसे कुछ भी अब एहसास नहीं। इजा, कुछ खाओगी? कभी बाहर का कोई स्वर टकराता है तो उसके हाथ पांव किंचित हिलते हैं। मां केवल इतना ही कह पाती है 2-3 बार पुकारे जाने के बाद। मुंह के ऊपर से रजाई हटाकर कोई अपना मुंह उसके और निकट ले जाकर फिर चिल्लाने के जैसे स्वर में पूछता है, कैसा महसूस कर रही है ईजा? ठीक हूं बेटा। वो हांफने सी लगती है, उसका दम जैसे उखड़ रहा हो। वो अंधेरे में हाथ पांव हिलाती है, छटपटाती हुई। कुछ खाया तुमने? नहीं। तो ऐसे कैसे जियोगी? अब बचकर क्या करना है बेटा? ये पापी परान निकाले निकलते भी तो नहीं। अब और क्या देखना शेष रह गया है? वो रुआंसी हो जाती है। उसके स्वर की गहरी निराशा उसे कहीं कुछ परेशान कर डालती है। अम्मा ऐसा कहे उसके लिए सब असह्य हो जाता है। ऐसा ना कहो अम्मा, इतना भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, बहू है, सब कुछ तो है। फिर वो कहता है तो चारों ओर सहसा सन्नाटा सा छा जाता है। अम्मा भी कुछ नहीं कह पाती, वो भी गूंगा सा देखता रहता है। तभी पत्नी गरम चाय का गिलास लाती है, कटोरी से ढककर। ईजा, चा पियोगी? वो पूछता है। इससे अधिक वो कुछ बोल नहीं पाती। सोई हुई मां को वो बंधी गठरी की तरह उठाता है, दीवार के सहारे कमर टिकाकर बैठाता है, फटे तकिए के सहारे। फिर गर्म चाय को कटोरी में डालकर मां के होंठों के पास ले जाता है। चाय बहुत गर्म है, जिससे कटोरी भी गर्म हो गई है। सूखे होंठों पर गर्म चाय के छूते ही अम्मा झटके के साथ किंचित पीछे हटाती है। कितनी गरम चाय उठा लाई, खौलती डेगची से, वो झुंझला कर कहता है तो पत्नी कुछ कसरा सी आती है। इन्हें ऐसी ही गर्मा गर्म चाय चाहिए, ठंडी तो पीती ही नहीं। पत्नी अभी कुछ कह ही रही थी कि वो बरस पड़ता है। अरे भगवान, ईजा गरम चाय पीती है, ये ठीक है, पर उबलती हुई तो नहीं ना। इतनी उम्र है, मुंह में छाले उभर आए और अम्मा को कहीं कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कहीं के भी नहीं रहेंगे। कुछ और भी कहना चाहता था वो उसी बहाव में, परंतु कहता कहता अटक जाता है। अम्मा को मालूम है एक अरसे के अंतराल के बाद हमेशा ऐसा ही होता रहता है। बेटा बार बार हालचाल पूछता है, अपनी ममता जतलाता है, पत्नी को झिड़कता है, बच्चों को डांटता है कि वे अम्मा का ख्याल
नहीं रखते। अम्मा तब घबरा जाती है, अपने दोनों हाथ जोड़ती है, कांपती हुई कहती है, रेवा बेटे, ऐसा ना कहे। बच्चे कितना ध्यान रखते हैं मेरा, तुझे क्या पता, तू तो बाहर ही रहता है सारा दिन। वो जानता है माँ उसका मन रखने के लिए ऐसा कह रही है। माँ चुपचाप चाय पीती चली जाती है, सुड़-सुड़ करती। न जाने कितने अरसे के बाद पी रही है। एक तरह की आकुलता है, जल्दी जल्दी सब सुड़क जाने की। माँ को चाय बहुत पसंद है। खाना ना मिले कोई बात नहीं, पर गर्म पानी कभी कभी मिलता रहे तो बूढ़ी सांस सुगम गति से चलती रहती है। एक एक बूंद चाय के लिए कभी कभी वो तरस जाती है। किससे कहे, कोई सुनता नहीं। सब सुनी की अनसुनी कर देते हैं। बार बार जोर से बोलने की शक्ति नहीं। बोलने का प्रयास भी करती है तो सांस उखड़ आती है। बहू को बाल बच्चों, गाय बछिया और खेतों से ही समय कहाँ। पहले जब शरीर में कुछ शक्ति थी, मरती जीती काम पर जुटी रहती थी, परंतु जब से गठियावात का प्रकोप हुआ, अब हाथ पांव भी नहीं चल पाते। चाहने के बावजूद कुछ कर पाने में समर्थ नहीं हो पाती। तब एक तरह की विवशता का भाव घिर आता है, एक तरह की गहरी निराशा का। तब देह में रही सही ताकत भी जाती रहती है। वो अपने को और भी अधिक शक्तिहीन अनुभव करने लगती है, और भी असहाय। इजा, कैसा अनुभव कर रही हो? वो अम्मा से पूछता है। ठीक हूं, अब चला चली की बेला है बेटा। क्या मानना, क्या खाना रह गया है। वो कराहती हुई कहती है तो उसका दम भी बैठने लगता है। ऐसा ना कहो अम्मा, तुझे अभी बहुत जीना है। वो इस तरह से विवश भाव से कहता है जैसे कहना चाह रहा हो, हमें अभी बहुत जीना है। वो मां के पास बैठा है, सामने पत्नी खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, सबकी निगाहें वृद्धा पर टिकी हैं। क्षण भर सन्नाटा रहता है। वो एक पल बाद कुछ सोचता हुआ बड़ी मुश्किल से कह पाता है, अम्मा, चंपावत तक जा पाओगी? मां सुनकर भी जैसे सुन नहीं पा रही है। चाय की जूठी कटोरी पास ही रखती हुई कहती है, कोशिश करूंगी बेटे, जाऊंगी क्यों नहीं। वो चुप हो जाती है, फिर जैसे सहसा नींद से जगी हो, पूछती है, क्या कहा? चंपावत? हाँ इजा, हाँ, तहसील में। वो बड़े सहज उत्साह से समझाता है, समय हो गया है ना, बाद में जाने पर नुकसान होगा। वहां क्यों जाना है, क्यों जाना है बेटे? वो जैसे स्वयं से पूछ रही हो। अरे अम्मा, इस 13 गते को पूरे 3 महीने हो गए, बाबू की पेंशन नहीं लानी है क्या? हाँ बेटे, हाँ, मेरी तो मति ही मारी गई है, अकल पर ही पत्थर पड़ गया है। मैं तो भूल ही गई थी कि तेरे बाबू के नाम की पेंशन भी लानी है। कोशिश करूंगी, क्यों नहीं जाऊंगी भला। बेटे का चेहरा खिल उठता है, पत्नी का भी। उन्हें लगता है इस उपेक्षिता का भी कोई अस्तित्व है, जिसे उन्होंने मात्र पोटली या सांस लेती गठरी मान लिया था। उसकी भी उपयोगिता है। इसी गठरी या पोटली को एक दिन उठाकर वे चंपावत की तहसील में ले जाते हैं और उसी तरह लाकर उसी अंधियारे कोने में धर देते हैं, ताकि बाद में कभी फिर उठाकर ले जाने में कठिनाई न रहे। 1-2 दिन तक देखरेख अच्छी होती है, परंतु बाद में फिर वही सिलसिला। एक दिन वृद्धा तंद्रा की सी स्थिति में जागती है। अभी अभी जो कुछ देखा सच नहीं लग रहा उसे। बेटा बहू को डांट रहा है, बहू रो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। वृद्धा देखती है वो मर गई है। उसे सफेद कपड़े में ढक कर आंगन में लिटाया है। चारों ओर लोग घेरे खड़े हैं, उदास से चेहरे लिए। रेवा का सिर उस्तरे से घुटा है। वो कुछ तिल लिए मां का गोदान कर रहा है। गाय खड़ी है। बेटे की ऐसी उदास आकृति उससे देखी नहीं जाती।
जो कुछ आंखों के सामने घटित हो रहा है उसे सहा नहीं जाता। वो छटपटाती हुई चीखती है। बेटा दौड़ा दौड़ा आता है, बच्चे भी। क्या हुआ अम्मा, कोई बुरा सपना देखा क्या? वे पूछते हैं तो वो मात्र पसीना पोंछने लगती है। उसकी सांस धौंकने की तरह चल रही है। वो सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रही है। रेवा कहता है, मैं तो घबरा गया था, कहीं अम्मा को कुछ हो तो नहीं गया। तू मर गई तो मां? अम्मा कुछ सोचती हुई कहती है, रेवा इधर आ बेटा। मैं तो उसी दिन मर गई थी जब तुम्हारे बाबू गुजरे थे। अब तक इसीलिए ये सांस चलाए रही कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। पर वे अब दूध के भात हो गए हैं। अब अपने पांवों पर खड़े होने में समर्थ हो जाएंगे शायद। मैं अब चली भी जाऊं तो दुख नहीं बेटे। अम्मा, ये क्या कह रही हो? अम्मा की गर्दन लुढ़क आती है। वे भागकर वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य नाड़ी देखता है, जांचता परखता है, कहता है, बुढ़िया को मरे तो अरसा हो गया, देख नहीं रहे हो, इसकी देह बर्फ की तरह ठंडी है। अभी आप सुन रहे थे हिमांशु जोशी की लिखी हुई कहानी इस बार फिर बर्फ गिरी तो। आशा है आपको ये रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी नई कहानियों की पूर्व सूचना समय से मिलती रहे। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।